नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज प्रेमचंद जी की जो कहानी मैं आपके सामने लेके आई हूँ, उसका शीर्षक है सुहाग का शव। मध्य प्रदेश के एक पहाड़ी गांव में केशव और उसकी पत्नी सुभद्रा और माता पिता आराम से रहते थे। उसकी शादी को 1 साल बीत चुका था। वो अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता था। सुभद्रा एक खूबसूरत और सुशील और दयालु पत्नी थी। वो भी केशव से बहुत प्रेम करती। केशव बम्बई के एक विश्वविद्यालय में एमए की उपाधि लेकर नागपुर के एक कॉलेज में अध्यापक की नौकरी करता था। उन्हीं दिनों केशव को विदेश में जाकर शिक्षा पूरी करने के लिए एक व्रती मिली। केशव सुभद्रा और माता पिता को इन बातों की सूचना बताने गया और उसका हृदय अपने माँ बाप से और सुभद्रा से बिछड़ने का नहीं होता था, पर उसने सारी बात घर वालों के सामने रखी। माँ बाप उदास हो गए, लेकिन सुभद्रा ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसको समझाया कि 3 साल की ही तो बात है, ऐसे अवसर जिंदगी में बार बार नहीं आते, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर आप वहाँ से जब आओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुभद्रा की बातों से केशव को बहुत आत्मबल मिला और वो अपनी तैयारियों में जुट गया। सुभद्रा ने ऊपरी मन से केशव से विदेश जाने के लिए कह तो दिया, पर मन ही मन बहुत घबरा रही थी कि केशव के बिना अकेले कैसे रहेगी। 3 साल बहुत होते हैं, इन 3 सालों में न जाने क्या से क्या घट जाए। वो बहुत बेचैन थी, पर उसने केशव की कामयाबी के लिए दिल पर अपने पत्थर रख लिया और अपने मन को बहुत संतावना दी। फिर केशव की तैयारियों में उसका हाथ बटाने लगी। दिन पंख लगाकर उड़े जा रहे थे। फिर वो घड़ी और वो दिन भी आ गया जब केशव को बिछड़कर विदेश जाना था। केशव ने भरे मन से माता पिता और सुभद्रा से विदा ली और घर के बाहर खड़े दोस्तों से भी गले लगकर विदा ली। कुछ दोस्त उसे स्टेशन तक छोड़ने गए। स्टेशन पे आकर गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी ही देर के बाद गाड़ी अपने गंतव्य की तरफ चल दी। अब सुभद्रा बहुत बेचैन रहने लगी, लेकिन केशव के पत्र हर 15 दिन में उसके पास आने लगे। वो वहाँ के हाल लिखता, अपनी बातें लिखता, तो सुभद्रा को बहुत सहारा मिलता। इन्हीं पत्रों के सहारे अब वो जी रही थी और उसको बहुत शिद्दत से केशव के पत्रों का इंतज़ार रहता। उसका वियोग कुछ कम हुआ। कभी कभी वो पछताती कि बेकार ही केशव को जाने दिया, लेकिन फिर अपने दिल को समझा लेती। कुछ ही समय बाद धीरे धीरे केशव के खतों का आना कम होने लगा। कुछ दिन बाद फिर और विलंब होने लगा। पहले 1 महीने में एक खत आने लगा, फिर कई कई महीनों में एक आध खत आता। अब केशव के खतों में वो प्रेम और अनुराग नहीं था जो पहले के खतों में था। बस बेदिली से 2-4 लाइनें लिख दिया करता। कुछ समय बाद फिर वो खत भी आने बिल्कुल बंद हो गए। पहले सुभद्रा ने काम की अधिकता और पढ़ाई का बोझ समझकर इन बातों की तरफ कोई ध्यान न दिया, पर खतों की नीरसता और बेदिली देखकर उसका कोमल हृदय विचलित हो गया। अब वो बहुत बेचैन रहने लगी। कभी
मायके जाती तो वहाँ भी उसका दिल नहीं लगता, फिर वो ससुराल आ जाती। इस तरह कई महीने बीतते गए। वो डरने लगी कि अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है, पता नहीं क्या बात है। फिर उसने मन ही मन एक निर्णय लिया, पैसे जोड़ने लगी और पैसे इकट्ठे होते ही अपने सास ससुर और मायके वालों से पति के पास विदेश जाने की इच्छा प्रकट की। तो सबने सुभद्रा को बहुत समझाया कि जितना आसान तुम समझ रही हो ये उतना आसान नहीं, ये बहुत कठिन है। तो सुभद्रा ने कहा, मैं उनसे सामने से नहीं मिलूंगी, बस मैं देखूंगी कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, और उनसे दूर ही रहूंगी। उनका हालचाल लेने के बाद मैं वापस आप सबके पास लौट आऊंगी। पर आप लोग को मुझे एक वचन देना होगा। और उसने सब घर वालों को सौगंध दी कि उसके विदेश जाने की सूचना केशव को बिल्कुल भी ना दी जाए। और उन्होंने सबने उसको वचन दिया और उसको बहुत समझाया कि ठीक से जाना, अपना ख्याल रखना। फिर सास ससुर उसको स्टेशन तक छोड़ने आए और जाते जाते सुभद्रा ने दोबारा अपनी शपथ को याद दिलाकर उनसे विदा ली। गाड़ी चल दी और सुभद्रा के मन में बहुत उथल पुथल मची हुई थी कि कैसे जाएगी, क्या करेगी, कहाँ ढूंढेगी। लेकिन अब तो गाड़ी चल दी थी और वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। सुभद्रा को लंदन आए 1 महीने से ऊपर हो गया था। एक छोटा कमरा किराए पर लेकर वो वहीं के भारतीय लोगों को संगीत की शिक्षा देने लगी और बचे हुए समय में भारतीय परिधान सिलकर मोहल्ले वालों के जो रहते थे वहाँ उन्हीं से अपना गुजारा करने लगी। केशव ने जो खत में अपना पता लिखा था वो उसके मकान के आसपास ही कहीं था, पर कहाँ था ये बहुत प्रयास के बाद भी वो पता न लगा सकी और ना कभी उसको अभी तक केशव दिखा था। वो उसकी खोज में भी निकलती और अपना काम भी करती। एक दिन अचानक उसने केशव को देखा। वो उससे बहुत दूर था, लेकिन केशव अकेला नहीं था, उसके साथ एक युवती भी थी जो कि सांवले कलर की और साधारण नाक नक्श की थी। केशव ने उसका हाथ पकड़ रखा था। दोनों हंसते हुए और बातें करते चले जा रहे थे। अब सुभद्रा का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उसने उन दोनों का पीछा भी किया, तो भीड़ की अधिकता के कारण वो उनको ढूंढ ना पाई। दोनों कहीं गुम हो गए थे। सुभद्रा बहुत दूर तक उनके पीछे गई, इधर उधर ढूंढा, पर भीड़ के अलावा कुछ नज़र ना आया और वो बेचैन सी घर आकर केशव की बेवफाई पर बहुत रोई। दूसरे दिन वो सुबह काम पर जाने के लिए तैयार ही हो रही थी कि एक युवती उसके पास आई और मुस्कुराकर बोली, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको तकलीफ़ दी। फिर आगे बोली, आपसे कुछ कपड़े अर्जेंट सिलवाने हैं। दरअसल मेरी बहुत जल्दी ही शादी होने वाली है, जो कि वैदिक रीति से विवाह होना है, तो भारतीय परिधान पहनना है। तो मेहरबानी करके आप इन कपड़ों को जल्दी सिल दें तो आपकी मेहरबानी होगी। सुभद्रा ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, मैं जल्दी ही ये कपड़े सिल दूंगी। और फिर दोनों ने एक दूसरे के लिए जानना चाहा और परिचय जानने की इच्छा जाहिर की। सुभद्रा ने बातों बातों में उस युवती से उसके होने वाले पति का काम और नाम पूछा। तो उस युवती ने बताया कि मेरे पति का नाम, जो होने वाले हैं उनका नाम केशव है और वो पढ़ रहे हैं, अभी उनका पहला साल है। सुभद्रा को मानो किसी ने बेइज्जत कर दिया हो। वो चौंक गई और फिर दूसरे ही पल समझ गई कि एक ही नाम के बहुत से लोग हो सकते हैं। उसके दिल में चोर है, इसलिए उसको केशव के नाम से
थोड़ी बेचैनी हुई, लेकिन सुभद्रा का दिल मानने के लिए तैयार ना था। उसके दिल पर कुठाराघात हो रहा था। रह रहकर उसको केशव का वही सीन आंखों में आ रहा था जब वो किसी युवती के साथ हाथ पकड़कर हंस हंस के बातें करता जा रहा था। युवती चली गई और सुभद्रा उदास बैठी रह गई। सुभद्रा अपने स्थान पर बहुत देर तक जड़ सी बैठी रही। उसने सोचा, अगर वो आदमी सचमुच में उसका केशव ही निकला तो क्या होगा? मेरे प्रेम और तपस्या और समर्पण का क्या होगा जो मैंने उनसे निभाई है? फिर वो रोते रोते सो गई। दूसरे दिन वो युवती अपने कपड़े लेने के लिए आई तो सुभद्रा ने उसे कुरेदा, अगर केशव जिनसे आपकी शादी हो रही है, अगर वो शादीशुदा हुए तो वो युवती बोली, तो कोई बात नहीं, हम उसकी पत्नी को भी अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं, अगर वो रहना चाहे तो। वैसे केशव मुझे अपने विवाह के लिए सब कुछ बता चुके हैं। विवाह उनके माँ बाप ने ज़बरदस्ती कर दिया था उनका, लेकिन प्यार तो वो मुझसे ही करते हैं। सुभद्रा का चेहरा गुस्से से तमतमा गया कि फिर मेरे साथ जो उनका प्रेम था वो क्या दिखावा था। उसने मन ही मन ये बात सोची। बोली कि हम केशव की पत्नी को रोटी कपड़ा देने के लिए तैयार हैं दोनों। इतने अपमान भरी बातों को सुनकर सुभद्रा के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर वो युवती कुछ देर में चली गई और सुभद्रा बहुत बदहवास सी हो गई कि मेरे साथ इतना बड़ा छल, और मैं कैसे कहूँ, किससे कहूँ। उसके दिल पे क्या बीत रही थी ये वो ही जानती थी। एक दिन की बात है, संध्या का समय था और केशव और उस युवती के विवाह का दिन था। आर्य मंदिर में वो खामोशी से गई और सुभद्रा एक खंबे के पीछे छिपकर सब देखने लगी। उसने देखा कि वर वधू के रूप में केशव और वो युवती सजे हुए विवाह के कपड़ों में मित्रगणों के साथ बैठे हुए हैं। सुभद्रा वहाँ ज़्यादा देर तक खड़ी ना रह सकी और लड़खड़ाते कदमों से घर लौट आई। उसका विश्वास डगमगा गया था। केशव ने उसके विश्वास को तोड़ा था। ये सदमा वो सह ना पा रही थी और रात भर वो रोती रही। दूसरे दिन सवेरे सवेरे जब वो काम पे जाने के लिए तैयार हो रही थी तो फिर से वो युवती सुभद्रा के पास आई और उसको धन्यवाद दिया कि आपने मेरा काम इतनी जल्दी कर दिया और आज से मैं आपको अपनी सहेली मानती हूँ और मैं अपने पति केशव को आपसे मिलाना चाहती हूँ। वो बाहर खड़े हैं। जैसे ही घर में केशव ने प्रवेश किया तो सुभद्रा और केशव ने एक दूसरे को देखा तो लज्जा, अपमान और ग्लानि से दोनों के चेहरे पे रंग उड़ गया। केशव ने ख्वाबों में भी ना सोचा था कि सुभद्रा से इस तरह से भेंट होगी, पर सच सामने था। अब वो निढाल सा कुर्सी पर बैठा, कुछ बोल ना सका। वो युवती भी विस्मित सी देख रही थी इस खामोशी को। उसने कई बार खामोशी को तोड़ने की कोशिश की और बातें करने की कोशिश की, पर नाकाम रही। अब केशव का मन अपराध भावना से ग्रसित हो उठा। सुभद्रा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने के लिए वो बेचैन हो उठा, लेकिन हालात ने इजाज़त ना दी, इसलिए अब वो ज़्यादा देर वहाँ सुभद्रा के सामने टिक ना सका और काम का बहाना करके उस युवती के साथ अपने घर आ गया। दूसरे दिन अपने घर से केशव काम पर न जाकर सीधा सुभद्रा के घर की तरफ बढ़ने लगा। सोच रहा था कैसे सुभद्रा का सामना करूंगा,
क्या कहूँगा उससे, और वो कितनी वफ़ादार है, मेरी खातिर यहाँ आई और मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सुभद्रा के घर पहुंचकर केशव ने द्वार खटखटाना चाहा तो देखा सामने से मकान मालकिन चली आ रही है। मकान मालकिन ने केशव से कहा कि जिनके पास आप आए हैं वो तो आज सुबह ही कहीं चली गई। तो केशव ने पूछा कितने दिन के लिए और कहाँ गई हैं। तो महिला ने जवाब दिया कि वो हमेशा के लिए चली गई अपना सारा सामान लेकर और आपकी पत्नी के लिए एक पैकेट छोड़ गई हैं जो कि आपकी पत्नी को देना है। केशव का दिल धड़क उठा, बेचैन हो गया कि ना जाने क्या दे गई है वो। उसको अपना दिल बैठता हुआ महसूस हुआ। फिर उसने हिम्मत करके मकान मालकिन से कहा कि मैं अपनी पत्नी को दे दूंगा, आप मुझे ही वो पैकेट दे दीजिए, बार बार आपको क्या कष्ट देना। फिर केशव का मन उस पैकेट को खोलने के लिए बेचैन हो गया। अब वो घर ना जाकर रास्ते में पड़ते हुए एक पार्क में जाकर बैठ गया और जल्दी से वो पैकेट खोला तो उसमें उसको दिखाई दिया कि एक पीले रंग की साड़ी, सिंदूर और केशव की एक फ़ोटो उस पैकेट में रखी थी। उसका दिल हलक में आ गया। ये वही साड़ी थी जो कि सुभद्रा को उसने भेंट की थी। एक छोटा सा पत्र भी उसमें रखा हुआ था जिसको केशव ने पढ़ना शुरू किया। पत्र इस प्रकार था जो कि केशव की पत्नी के लिए लिखा गया था कि बहन, मैं हमेशा के लिए आप सबसे दूर जा रही हूँ। ये सब सामान मेरे सुहाग का शव है, इसे नदी में विसर्जित कर देना। तुम्हारे काम अब मैं ना आ सकूंगी और ये संस्कार अगर तुम दोनों के हाथों हो जाए तो बहुत अच्छा है। अलविदा। अब केशव उस पत्र और सामान को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। सुभद्रा के लिए उसके दिल में बहुत श्रद्धा बढ़ गई, लेकिन सुभद्रा तो उससे बहुत दूर जा चुकी थी, कभी वापस ना आने के लिए। साथियों, किसी भी रिश्ते की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ भरोसे पे ही टिकी होती है। चाहे वो रिश्ते करीब रहकर निभाए जाएं या दूर रहकर, चाहे वो रिश्ते पास के हों या बहुत दूर के, पर किसी के भी विश्वास को धोखा देने से एक साथ कई जिंदगियां और कई घर बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए भरोसे को बनाए रखना ही हम सबका पहला और परम कर्तव्य है। साथियों, मेरी कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। ईश्वर हमारे प्यारे रिश्तों को हमेशा बनाए रखे और उनसे हमारा संग साथ कभी ना छूटे और हमारे रिश्ते हमेशा सलामत रहें और हम हमेशा खुशनुमा एहसासों से सराबोर रहें। साथियों, अब अगली कहानी में फिर जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आपका जीवन मंगलमय हो। आपकी अपनी जैस्मीन। धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।